Hello dear students and respected parents. I would like to welcome you all on the behalf of Vortex Educations Patna. Let me introduce myself first. I am Chandan Kumar and I teach chemistry in Vortex Educations. आज के डेट में जब से ये कोरोना पैंडेमिक आई है, हर वो स्टूडेंट जिसका सपना है आईआईटी पहुंचने का, जो जेई मेन और एडवांस्ड की तैयारी कर रहा है, ऐसे बच्चों को अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी प्लान करना समझ नहीं आ रहा कि कैसे प्लान किया जाए। कोई उन्हें कुछ समझाता है, कोई कुछ समझाता है, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया एक अजीबोगरीब चेंज से गुजर रही है। ऐसे समय में बच्चों को किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, इस चीज को समझाने का दो तरीका है। एक तरीका तो यह है कि जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, हम उन्हें बच्चों को बताएं अपने एक्सपीरियंस से कि उनकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। और एक दूसरा और इससे भी अच्छा तरीका होता है कि वैसा स्टूडेंट जिन्होंने पास्ट में ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में शानदार सफलता अर्जित की है, जो उनका हीरो है, वो स्टूडेंट अपने एक्सपीरियंस से उन्हें अगर कुछ गाइड करे, तो मैंने जो जीवन में महसूस किया है कि ऐसे बच्चों की बातें सामने वाले स्टूडेंट पर ज्यादा गहरा इंपैक्ट दिलाती है। आज हमारे बीच मैं एक ऐसे स्टूडेंट को लाने जा रहा हूं जिस स्टूडेंट ने अपने जीवन में अब तक के स्टडीज के दौरान जितने भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो सकता था, ऐसे हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में शानदार सफलता अर्जित की है। जिसने 10th क्लास तक के लेवल में जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, जैसे वो रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड हो, NSEGS हो जिसे हम जूनियर साइंस ओलंपियाड के नाम से जानते हैं, और इन सबसे ऊपर नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन दैट इज NTSE क्वालिफाई किया। जो 11th 12th के दौरान भी आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में शानदार सफलता अर्जित किया, चाहे वो KVPY हो, चाहे वो फिर से मैथमेटिक्स ओलंपियाड हो, चाहे वो फिजिक्स ओलंपियाड हो, चाहे वो केमिस्ट्री ओलंपियाड ही क्यों ना हो। इस स्टूडेंट ने ना केवल रीजनल केमिस्ट्री ओलंपियाड बल्कि इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड भी क्वालिफाई किया। और अगर कोविड पैंडेमिक की वजह से ये आगे की एग्जाम कैंसिल नहीं होती, तो शायद ये स्टूडेंट इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में इंडिया को रिप्रेजेंट भी करता और वहां से मेडल लेकर भी आता। लेकिन ये सारी सक्सेसेस छोटी थी, ऑल्दो ये भी कई सारे बच्चों का सपना होता है, लेकिन इनकी असली डेस्टिनी थी आईआईटी तक पहुंचने की। जेई मेन का जब एग्जाम हुआ पैंडेमिक के दौरान ही, उस पैंडेमिक के दौरान भी इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को लगातार स्केलेट किया और जेई मेन में इनकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 74 जनरल कैटेगरी में आई। यहां पर ये रुके नहीं, अपनी स्टडीज को और अपवर्ड डायरेक्शन में रखा और इन्होंने ये मेंटेन किया कि इनकी प्रिपरेशन का मैक्सिमा उस दिन आए जिस दिन जेई एडवांस्ड हो। और इन्होंने जेई एडवांस 2020 में ऑल इंडिया रैंक इन ओपन जनरल कैटेगरी 29 अचीव किया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और हम फॉर्चुनेट एनफ है कि आज हमारे बीच वो स्टूडेंट मौजूद है। लेट मी इंट्रोड्यूस नॉन अदर देन संकल्प परासर टू ऑल ऑफ यू। संकल्प, हाउ आर यू? Hello sir, I am fine. So, अभी आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया, वो एंट्रेंस जो बड़े बड़े बच्चों, स्टूडेंट्स, होनहार बच्चों का भी सपना होता है, और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इतनी शानदार सफलता अर्जित की। आप बताइए अभी आप कहां पे पढ़ाई कर रहे हैं? अभी आई एम स्टडिंग इन IIT बॉम्बे। आई एम स्टडिंग CSE।
ही इज स्टडिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT बॉम्बे। और संकल्प, जैसा कि हर बच्चे का एक सपना होता है IIT में कैंपस में जाने का, इस साल जो भी बच्चे क्वालिफाई किए उनके साथ एक अजीबोगरीब सिचुएशन बनी कि IITs में सेलेक्ट होने के बावजूद उन्हें कॉलेज कैंपस में पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो इस लॉकडाउन के दौरान आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे पढ़ाई होती है, कुछ बताइए अपने बारे में। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस के कारण काफ़ी फ्रस्ट्रेशन रहता है कि कैंपस लाइफ नहीं जी पा रहे, बट हाँ मतलब कोप अप करना पड़ता है। तो कैसे क्लासेस चलती है अभी? क्लासेस रोज सुबह रोज शाम ऑनलाइन चलती है, और लैब भी ऑनलाइन होता है? लैब कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल कर दिया गया। तो घर में आप कैसे मैनेज करते हो, घर में रह के? जैसे कई बच्चे कहते हैं कि सर मैं घर में पढ़ नहीं पाता, लॉकडाउन था तो लाइव क्लासेस हो रही थी। क्या वाकई में इस चीज को मैनेज करना इम्पॉसिबल है या किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, मतलब डेफिनेटली मैनेज किया जा सकता है। आपको बस अपना टाइम शेड्यूल बनाना है, और यू हैव टू हैव गुड टीचर्स लाइक यू, एंड यू हैव टू जस्ट वर्क इन दैट डायरेक्शन, द राइट डायरेक्शन। वेरी गुड संकल्प। कैन यू जस्ट टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर फैमिली मेंबर्स? My family consists of my parents and my elder sister. And what does your parent do? My father is a chartered accountant. Oh, good, very good. And your elder sister? My elder sister is in the final year in BITS Misra. Acha, she is in BITS Misra, right? So, संकल्प यूजुअली हमने देखा है अपने करियर में कि जब बच्चे सक्सीड करते हैं और उनकी फैमिली में कोई पहले से सफल होता है तो उससे उन्हें काफी इंस्पिरेशन मिलता है। तो आपको आपकी सिस्टर की सक्सेस से क्या फर्क पड़ा? Definitely my sister always stood up to me as a motivation to perform good, and there always was a friendly competition as well ki great, yeah, I have to do as good as her, so obviously Very she good. was very supportive. कभी लड़ाई होती थी? झगड़ते भी थे? बचपन में तो होती थी, ठीक है। एंड कैन यू टेल समथिंग अबाउट द रोल ऑफ योर पेरेंट इन दिस ग्रैंड सक्सेस? My parents were definitely very supportive of me even when I was in Kota. My mother regularly came there to provide me mental as well as mental support, Okay. and apart from that they made sure that I was regular in my academics even at an early age. गुड। और अर्ली एज जो आपने बोला, उस अर्ली एज का मीनिंग कैन यू एक्सप्लेन कि आपने कब से, किस क्लास से सीरियसली तैयारी शुरू किया एंट्रेंस का? To some extent I had started my preparation in 9th itself. Okay. But I really boosted up my preparation. That is, I started serious preparation in class 11. Okay. And according to you, what should be the right time or right age, or in a broader scale, right class from which any student should seriously think about preparation? I think that starting preparation from standard 9th definitely helps. It gives you an edge when you are competing with other people in 11th and 12th. Okay. Obviously, I'm not saying that starting from class 11th there is no way of competing in JEE. Okay. However, starting in class, I am just saying that starting in standard 9th gives you a particular edge. Particular edge. बच्चों एक बात मैं बता दूं, एक अगर 1 किलोमीटर की मैराथन दौड़ है, और अगर आप एक ऐसा रनर है जो 300 मीटर ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है और उसके बाद दूसरा रनर दौड़ना शुरू करता है, तो वो चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, इतना आसान नहीं होगा जो उससे आगे निकला हुआ है उसको बीट कर देना। लेकिन हां, इम्पॉसिबल भी नहीं है, बीट किया जा सकता है। लेकिन यह तो सर्टेन है कि बड़ी जर्नी के दौरान जिसने पहले स्टार्ट किया उसे
एक एडिशनल एज जरूर मिलती है। संकल्प, एक चीज बताइए, जब आप तैयारी करते थे, चाहे जब आपने तैयारी शुरू किया और धीरे धीरे आपकी प्रिपरेशन लास्ट स्टेज तक पहुंची, तो आपने रियली क्या रैंक एक्सपेक्ट किया था? मैं डेफिनेटली, मतलब मेरे टीचर्स तो एक्सपेक्ट करते थे कि मैं टॉप 100 में हूँ, बट आई ऑलवेज मेड श्योर दैट आई डिड नॉट पुट एनी प्रेशर ऑन माई सेल्फ। गुड। एंड आई थिंक दैट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट make any expectations on yourself or force it on yourself, because if you work for the end result instead of working for knowledge or working to know more in the subject, then it definitely affects your performance. It puts you into pressure. Great. ये बहुत बड़ी बात बताया संकल्प ने, इसे ध्यान से समझना बच्चों। अच्छा करने की कोशिश करना जरूर आपके हाथ में है, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करना भी आपके हाथ में है, लेकिन टेस्ट रिजल्ट के लिए जरूरत से ज्यादा वरीड होना आपकी परफॉर्मेंस को कभी एनहांस नहीं करेगा। अगर आपके पास फियर टू लूज होगा तो परफॉर्मेंस केवल और केवल डाउनग्रेड ही हो सकता है। एक फियरलेस परफॉर्मेंस के लिए केवल आपको ट्रायल बेस्ट देना है, रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा वरीड होने से काम नहीं चलता। शायद आपने यही कहने की कोशिश किया संकल्प। अब एक सवाल है जो मैं भी अब पेरेंट हूं और अपने बच्चे से मेरे अंदर भी एक्सपेक्टेशन होती है, और मैंने अपने करियर में कई पेरेंट को देखा भी है। सच बताइएगा, जब पहली बार आपके मम्मा को, स्पेशली मम्मा को, पापा को भी पता चला दैट यू हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 29, क्या रिएक्शन था? Obviously they were elated initially, तो मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था कि I have achieved this rank. Eventually obviously मेरे को भी बिलीव हुआ, और मतलब आसपास वाले लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए देखा तो और खुशी फीलिंग हुई। एंड आई गेस आई एम स्टिल इलेटेड, आई स्टिल थिंक कि मैं पढ़ रहा हूँ IIT बॉम्बे CSE में, दैट्स अ बिग थिंग। Especially when you are preparing for it, you are always like IIT Bombay CSE is like the best place to be. मैंने सुना था जब ये सिलेक्ट हुए थे, पता चला तो इनके घर में एक माहौल बना था जो शायद इनके फैमिली में जीवन में कभी ऐसा दिवाली और होली में भी ना मना हो। राइट बच्चों, एक बात बताना चाह रहा हूं, किसी भी पेरेंट के लिए उसके जीवन का सबसे खुशी का दिन होता है जब उनका बच्चा सक्सीड करता है। एक छोटी सी स्टोरी मुझे ध्यान आती है। जब मिस्टर अमिताभ बच्चन, जिन्होंने खुद अपने जिंदगी में अनलिमिटेड सफलताएं अर्जित की एक्टिंग इंडस्ट्री में, जिन्हें कितने अवार्ड्स मिले, शायद अवार्ड भी उनके नाम के आगे डाउन हो जाता हो, लेकिन जिस दिन उनके बेटे के लिए, गुरु मूवी के लिए जब उनके बेटे को अवार्ड मिला ना और स्टेज पर आए, तो उन्होंने स्टेज पर वो अवार्ड लेने के बाद बेटे के बिहाफ पर बोला था कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवार्ड है। अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का आदमी भी अपने अवार्ड जो कितना सारा अचीव किया, उससे ऊपर उन्होंने रेट किया अपने बच्चे के एक छोटे से अवार्ड को। हर माता पिता का सपना होता है कि उसका बच्चा अच्छा करे, और हर बच्चे का फर्ज होता है कि अपने माता पिता की सपना को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दे। संकल्प, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने ऐसा किया। अब मुझे एक छोटी सी बात जाननी है आपसे। आप कोटा में पढ़ाई कर रहे थे, जब आप पटना से गए, कोटा शिफ्ट किया आपने, लेकिन जो मेरी जानकारी में थी कि आपकी क्लासेस खत्म होने के बाद आप पटना में फेब में आए। फेब में आने के बाद तब तक प्रिपरेशन तो ठीक चल रही थी, आपको सारे सपोर्ट्स कोटा में थे, मिल रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक मार्च में लॉकडाउन हो गया। सो लॉकडाउन में पूरी कंट्री रुक गई। मार्च में लॉकडाउन से लेकर सितंबर में जेईई एडवांस तक, ये 7 मंथ का जो फासला था, आपने कैसे प्रिपरेशन कंटिन्यू किया? इनिशियली जब मैं यहाँ फंसा था तब डेफिनेटली काफ़ी टेंशन हुई थी कि हाउ विल आई बी एबल टू कीप अप विद द पीपल
जो कि अभी भी कोटा में प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने रोहन सिन्हा सर को कांटेक्ट किया। उनसे पहले ही मेरे काफ़ी क्लोज रिलेशंस रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को 4 ग्रेट टीचर्स से मिलाया, SRP सर और आप चंदन सर और संजीव सर और राहुल गोयल सर। इन टीचर्स ने मेरे को रेगुलरली CPP और DPPs प्रोवाइड की और रेगुलरली डाउट सॉल्विंग सेशंस होल्ड किए जूम मीटिंग के थ्रू, जिससे मेरे पुराने डाउट्स भी क्लियर हुए और I kept connected with the concepts that I read throughout the 2 years. Even though वो लोग मेरे को 2 साल तक नहीं पढ़ाए, बट इस 7 महीने में उन्होंने उस सारे चीज़ों में हेल्प किया जिससे मेरा रिवीजन बूस्ट हो सके और आई विल बी एबल टू कीप अप माई परफॉर्मेंस इवन इन JEE एडवांस्ड। मुझे याद है कि इनके डाउट्स आते थे, ये कई मिसिंग कॉन्सेप्ट्स भी पूछते थे और उस समय भी इनकी सीरियसनेस साफ साफ दिखती थी। और एज अ टीचर हमारी जो टीम है उन्हें ऐसे ही बच्चों की तलाश रहती है भी। और जब हमें पता चला कि इतना ब्राइट स्टूडेंट को हमारी ज़रूरत है, हम सब ने इनके लिए जो बेस्ट पॉसिबल हुआ वो किया। संकल्प, बच्चों के कई कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं और मैं चाहता हूं कि आप एड्रेस करिए। जैसे कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर, पहली क्लास में इनफैक्ट जब ओरिएंटेशन हम देते हैं तो उनकी एक इच्छा होती है कि सर आप बताइए कि कौन कौन से बुक्स हमें पढ़ना चाहिए। तो आप ये बताइए कि आपने क्या किया और बच्चों को करना क्या चाहिए। हाउ मेनी बुक्स दे शुड बाय, किस तरह की किताब खरीदनी चाहिए, कौन कौन सा बुक आपने पढ़ा, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए प्लीज। यस, ये एक एडवाइस है जो काफ़ी लोग लेते हैं, बट द थिंग इज कि इफ़ यू टेक एडवाइस फ्रॉम डिफरेंट पीपल, दे रिकमेंड डिफरेंट बुक्स एंड इट्स नॉट लाइक यू विल बाय ऑल द बुक्स एंड यू विल बी एबल टू रीड देम। इट्स बेटर टू स्टिक विद वन बुक जिस पे पूरा बिलीफ हो तुमको। और इवन बेटर, मैंने तो क्लास नोट से थ्योरी रिवाइज की थी टोटली। तो ऑब्वियसली बेस्ट तो है थ्योरी के लिए क्लास नोट्स। Apart from that, you can refer to one practice book each for PC and M, and I guess that should be enough mostly. For example, मैंने physics में Irodov रेफर किया था। chemistry में मैंने physical chemistry के लिए नरेंद्र अवस्थी रेफर किया था और उसके अलावा maths में मैंने coaching materials और DPPs रेफर की थी। और organic के लिए कोई बुक? Organic mostly I guess कोचिंग मटेरियल मोस्टली इनफ होता है, बट अगर रेफर करना है तो बालाजी पब्लिकेशंस की एक किताब आती है, MS चौहान की। गुड। बच्चों, एक कॉमन सी चीज है, एक विजडम कहता है कि इट्स नॉट लाइक दैट कि रीड मोर बुक वन टाइम, बट इट इज मच वाइजर टू रीड वन बुक मोर टाइम। ढेर सारी किताबें खरीद लिया और पढ़ा एक बार भी नहीं, उससे बहुत अच्छा है कि एक किताब खरीदिए और बार बार पढ़िए। अगर आपके गाइड कॉम्पिटेंट इनफ है तो उनके क्लास नोट्स को पूरी तरह फोकस करिए और उसके साथ जो वो बुक रेकमेंड कर रहे हैं, जो बुक संकल्प ने बताया, ये भी शानदार बुक्स है, ये दे आर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री एक्चुअली राइट नाउ। तो इस तरह की वो बुक जो आपके गाइड, जो मेंटर है, टीचर है, वो आपको रेकमेंड कर रहे हैं, उसी बुक पर फोकस करिए, नोट्स पे फोकस करिए। NCERT, हाउ डू यू रेट NCERT फॉर केमिस्ट्री एटलीस्ट? आई वुड से कि केमिस्ट्री के लिए NCERT इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली इफ यू आर फोकसिंग ऑन JEE मेंस एंड बोर्ड्स, देन इट इज very important that you go line by line and yes, and you are totally thorough with it. That is definitely important. Apart from that, maths and physics are optional kind of. Especially maths, I guess it's not that important to go through the NCERT because most of the questions are covered in DPPs. बहुत बढ़िया बताया आपने संकल्प। लेकिन बच्चों के और भी कुछ क्वेरी हैं, मैं आपका थोड़ा और समय लूंगा। बच्चे को एक सवाल होता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए सर? क्या दिन में ज़्यादा पढ़ना चाहिए, रात में ज़्यादा पढ़ना चाहिए, या कोई फिक्स्ड टाइम टेबल रखना चाहिए हमें स्केलेटन बनाकर? आपके हिसाब से सही तरीका क्या है?
टाइम मैनेजमेंट के बारे में आई वुड फर्स्टली से कि एक तो डोंट फोकस ऑन द आवर्स बट focus on the amount of output you produce during those hours, because a lot of people just keep a book in front of them for 9 hours and they say मैंने तो 9 घंटे पढ़े बट कुछ हुआ नहीं. So that's not the way it works. You should set a target कि मेरे को इतना काम करना है. Apart from that you should work in shifts of 3 hours. You should not be like अभी 1 घंटे पढ़ूंगा फिर खेलने जाऊंगा फिर 1 घंटे पढ़ूंगा. If you work like, because the final exam is going to be of 3 hours. So you should be able to concentrate for 3 hours in one go. Apart from that, I guess 6 hours are more than enough mostly. I mean, it's enough definitely. But if you are not able to complete your work during 6 hours, then you can definitely work as long as you want. About the thing that whether to study during day or night, I guess that's a very subjective question. A different thing works for a different person, and it's important that you discover what works for you over time. Great. 2 important things Sankalp told you. First, कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये भी सब्जेक्टिव है. कई ऐसे बच्चे होते हैं, पढ़ाई जो होता है ना, 5 घंटा पढ़ते हो और उस 5 घंटा पढ़ने के दौरान शायद 2 घंटा ऐसा आता है जब आप बिल्कुल जीरो में होते हो. मतलब आपको संसार में कुछ आपके इर्द गिर्द होता रहे, आपको समझ नहीं आता, सुनाई नहीं देता. तो एक्चुअल स्टडी वही 2 घंटे होता है. तो अगर किसी बच्चे ने पढ़ना शुरू किया और वो उस जोन में चला जाता है तो शायद 6 घंटे की वो मेडिटेशन ही काफ़ी है. लेकिन ये हर बच्चे पे लागू नहीं होता. अगर आपका काम उतने देर में पूरा नहीं हो पाता तो आपको अपनी स्टडी और बढ़ाना पड़ सकता है. 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स तक करना पड़ सकता है. क्योंकि इस तरह की जो स्ट्रेटेजी होती है वो किसी थंब रूल के अकॉर्डिंग नहीं होती. लेकिन एक थंब रूल जरूर इन्होंने बताया जो आपको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं. ये मेरे कई ऐसे स्टूडेंट ने बताया जिन्होंने पास्ट में अच्छा किया है, और ऐसे बच्चे 1 by 1 मैं आपके सामने लाऊंगा. वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि एक मेरा स्टूडेंट था जिसे बाद में उसने जो भी रैंक 424 रैंक प्रोबेबली स्कोर किया, एग्जैक्टली रैंक मुझे भी ध्यान नहीं है. मैंने से जब उससे पूछा कि तुम्हारी रैंक तो और अच्छी आनी चाहिए थी, ये 400 प्लस कैसे चली गई, तो उसने बोला सर मेरे से एक गलती हो गई. एग्जामिनेशन 3 घंटे के ड्यूरेशन में 2 एग्जाम होना था, 2 पेपर. मतलब कि 6 आवर्स एट द ब्रेक ऑफ 1 आवर मुझे बैठने की जरूरत थी और उसकी आदत डालनी थी. और जब मैं सेल्फ स्टडी करता था तो 1 घंटे पढ़ता था, ब्रेक लेता था, फिर 1 घंटे पढ़ता था, फिर ब्रेक लेता था. और 6 घंटे का 3-3 घंटे के स्ट्रेच में कभी पढ़ाई नहीं किया. ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपकी बॉडी एक क्लॉक को फिक्स करता है. अगर आपने छोटे छोटे इंटरवल में ब्रेक लेने की आदत डाला है तो एग्जामिनेशन हॉल में आप लगातार 3 घंटे अपने माइंड को बेस्ट पॉसिबल डिलीवरी के लिए नहीं रख सकते हो मेंटेन्ड. इस चीज के लिए बेस्ट तरीका है कि जिस कंडीशन में एग्जामिनेशन कराया जाने वाला है उस कंडीशन में आपकी स्टडी आवर्स होनी चाहिए. 3 घंटा एट स्ट्रेच बैठना चाहिए. बल्कि सही तरीका तो यह है कि क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे बैठना है तो कम से कम अब 3.5 आवर्स बैठो. यह आपको और हेल्प करेगा. आजकल के बच्चों को जो हम देखते हैं, पेरेंट की भी शिकायत होती है. डिस्ट्रैक्शन का एक बड़ा कारण है सोशल मीडिया, स्मार्टफोन. तो आप बताइए कि ऐसे बच्चे जो आपके जूनियर्स हैं उनको क्या आप गाइड करना चाहते हैं कि क्या उन्हें स्मार्टफोन तैयारी के दौरान रखना चाहिए? रखना चाहिए तो किस तरह से उसे मैनेज करना चाहिए? अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को क्या उस समय रन करना जरूरी है या उसे सैक्रिफाइस करना चाहिए 2 साल के लिए? फर्स्टली आई गेस इट इज इम्पोर्टेंट कि आप 2 साल के लिए तो सोशल डिटॉक्स में चले जाओ. लाइक गेट रिड ऑफ ऑल द सोशल मीडिया अकाउंट्स दैट यू हैव and just deactivate them. Apart from that, as for the smartphones, I guess अपना personal smartphone तो definitely नहीं रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए.
You can have a simple phone that you can use for calling purposes. Apart from that, if you really need to access internet, then I guess you can keep a computer with internet access, or Yes. you can ask your parents to give you a smartphone for 1 hour or something. In this way, your parents will be able to regulate how much you are using the internet, and so you will not be able to waste time in that direction. बहुत सही बात है। स्मार्टफोन एक तो रहना नहीं चाहिए। आपको अगर इंटरनेट की ज़रूरत है तो आप कंप्यूटर पे जाओ, क्योंकि वो इजी एक्सेसिबल नहीं है, राइट। मुझे संकल्प के बारे में पता है कि ये अपने पास स्मार्टफोन नहीं रखते थे, ये तब भी जब घर आते थे। घर आने पर भी इनके पेरेंट के पास स्मार्टफोन होता था, और छुट्टियों के दौरान भी जब ये यूज़ करते थे तो उनसे लेकर यूज़ करते थे, और इनका पर्पस ये था कि अगर इनके हाथ में रहेगा तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन जरूर होगा। तो बच्चों, आपके लिए टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सोशल मीडिया, इंटरनेट निश्चित रूप से आपके जो भी रैंक आप कैपेबल हो अचीव करने के लिए, अगर आप उससे छोड़ोगे नहीं तो निश्चित रूप से जो रैंक आपका हक बनता है पाने का, उससे खराब रैंक ही आपको मिलेगा। अब संकल्प, अंत में आपसे मैं 2 बातें और पूछूंगा और फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। रिलैक्स्ड हो? ठीक है। पानी चाहिए? ओके, राइट। देन संकल्प, आप ये बताइए कि जो आपके जूनियर्स हैं, जो आने वाले समय में तैयारी करने वाले हैं, उन बच्चों को एट लास्ट आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो? डेफिनेटली रेगुलर रहो, मतलब अटेंड क्लासेस, डेफिनेटली अटेंड ऑल द क्लासेस, डू नॉट मिस अ क्लास, क्योंकि बाद में पाइल अप होता है वो वर्क और उसके बाद कोप अप करना मुश्किल हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, होमवर्क रेगुलरली करो, डिसिप्लिन रहो, टाइम टेबल मेंटेन करो, एंड आई गेस रिवाइज करते रहो रेगुलरली, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री, बिकॉज अ फ्यू पीपल आर लाइक कि केमिस्ट्री तो एंड में जाके हो जाता है रिवाइज, वो नहीं होता है। अब क्या एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था, वो भी अच्छा है कि हम डिस्कस कर ही लें। रिवीजन एक बच्चों की समस्या होती है। बच्चों की रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, आप जरा प्लीज बच्चों को समझाइए। पर्सनली मैं बाई वीकली या वीकली रिवाइज करता था। मतलब जब भी एग्जाम हो कोचिंग का, उसके पहले वीकेंड पे डेफिनेटली गो थ्रू ऑल द चैप्टर्स दैट यू आर अनश्योर अबाउट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी तुम कोई शीट बना रहे हो या डीपीपी बना रहे हो, तो डेफिनेटली मार्क दोज क्वेश्चंस वेयर यू हैड सम काइंड ऑफ डाउट एंड मेक अ नोट ऑफ देम सो दैट यू कैन रेफर टू देम ड्यूरिंग रिविजन। ये काफ़ी बच्चे गलती करते हैं कि एक बार डाउट क्लियर हो गया तो उनको लगता है कि अब तो क्लियर हो गया, बट यू शुड कीप अ नोट ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव अ डाउट इन। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक फाइनल रिविजन ऑब्वियसली 2 महीने का एंड में जेई के पहले करना चाहिए, ताकि यू गेट बैक इन टच विथ एवरीथिंग। आई गेस दैट्स व्हाट इट इज। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने चाहे कितनी भी पढ़ाई किया क्यों ना हो, अगर वो समय रहने पर आपको याद ना आए तो ऐसी नॉलेज किस काम का। और याद समय रहने पर आए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप टाइमली रिवीजन करते रहें। इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो बच्चे टेस्ट देते हैं उन्हें टेस्ट को किस लेवल तक सीरियस लेना चाहिए, जो रेगुलर टेस्ट होते हैं इंस्टीट्यूट्स में? टेस्ट मेरे हिसाब से टेस्ट के जस्ट पहले तुमको ऐसे मान के देना चाहिए जैसे तुम जेई एडवांस देने जा रहे हो, लेकिन जब टेस्ट दे के आ जाओ तो उसके बाद यू शुड बी फ्री अबाउट इट। मतलब ऐसा नहीं कि ये टेस्ट खराब हो गया तो यू आर लाइक अब तो कुछ हो नहीं सकता, या टेस्ट अच्छा हो गया तो यू आर लाइक अब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ, लाइक अब तो मेरे को कोई जेई करने से रोक नहीं सकता। तो it should be like balanced, like before giving the exam you should think like it's JEE advanced, and after giving the advanced you should be totally balanced and you should just analyze it in a balanced manner. Absolutely correct. And at last, tell the students, your juniors, something about Vertex Educations. Vertex Education,
has a team of faculty members that is experienced, disciplined, and hardworking. And from my experience, from what I experienced during 7 months in lockdown, I can definitely assure you that if you join Vertex Education, they will give their best and ensure that you have a good result during the 2 years of your stay at the coaching. Thank you very much. Thank you, Sankalp.